Hello and welcome to our YouTube channel. This is CA Sakshi and we are back with another video on standards of auditing for CA intermediate students. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसए 550 से, बट बिफोर दिस मुझे एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। क्या इन्फॉर्मेशन? मैंने एक 100 डेज का प्लान डाला है फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हु आर टू अपीयर इन September 24। अब इस प्लान को अचीव करने के लिए यू नीड अ डिटेल्ड स्ट्रैटेजी कि भाई हम कैसे अपने डेज को प्लान करें, किस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करें, किस सब्जेक्ट की क्लासेस हमें लेनी चाहिए अगर नहीं ली हैं फॉर अपकमिंग अटेम्प्ट्स ऑल्सो, और किस सब्जेक्ट को हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस हम आपको उस वीडियो में बताने वाले हैं फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। और दूसरी चीज़, ये जो वीडियोस स्टैंडर्ड्स की या फिर अपकमिंग वीडियोस जो पूरे ऑडिट की इस चैनल पे डलने वाली हैं, उसका कैसे आप यूज़ करोगे इफ़ यू आर स्टडिंग इवन ऑडिट फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, इवन फॉर द फर्स्ट टाइम, वो भी उस वीडियो में आई विल टेल यू। दूसरा कि आपको बाकी यूट्यूब वीडियोस का, जो भी यूट्यूब पे और टीचर्स की वीडियोस पढ़ी हैं, उनका कैसे यूज़ करना है वो भी आई विल टेल यू। ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। इफ़ देयर इज़ एनी वन ऑफ यू जैसे कन्फ्यूजन है मैं कैसे स्टार्ट करूँ, क्या नहीं करूँ, सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। वेट फॉर दैट वीडियो। अब स्टार्ट कर लेते हैं ऐसे 550, जिसका नाम है रिलेटेड पार्टी। इसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा, आई आई रियली होप कि मैं किसी को ऑफेंड ना करूँ इससे, बट एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। बुआ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपकी बुआ आपके घर आती है, ठीक है। उन लोगों की क्या होती है, ऐसे कहा जाता है कि बुआ लोगों की आदत होती है घर में आके आग लगाने की। मतलब उनको चाहे हो ना हो, उनको अपने ओपिनियन देने हैं, उनका कोई मतलब हो ना हो, उन्हें अपनी टांग घुसानी है बेसिकली, आप बोलो तो। और जहाँ उनकी टांग टांग घुसी, मान लो काम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। बुआ कौन होती है? रिश्तेदार, यानी कि रिलेटेड पार्टी। तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करो किसी कंपनी के, जहाँ पे रिलेटेड पार्टी घुस चुकी है, तो यार वहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट गड़बड़ होंगे या नहीं होंगे? सोच के देखो, डेफिनेटली गड़बड़ होने के चांसेस हैं। तो इस तरह की जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, यानी कि बुआ ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना ऑडिटर के लिए ज़रूरी है या नहीं है? तो ऑडिटर क्या करेगा, बुआ ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा कि ये बुआ ट्रांजेक्शन है, इसमें गड़बड़ हुई होगी डेफिनेटली, और यहाँ पे रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट भी ज़्यादा होता है, गड़बड़ होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अब रिलेटेड पार्टी होती क्या है? पहले तो देखो, एप्लीकेबल एफआरएफ जो भी है, यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो भी आप फॉलो कर रहे हो, आपकी कंपनी पे एप्लीकेबल है, उसमें रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन दी हुई है। रिलेटेड पार्टीज क्या होती हैं बता रखा है AS 18 में और इंडिया 24 में। मान लो अगर वहाँ पे आपको सफिशिएंट नहीं लगती, या किसी और स्टैंडर्ड को आप फॉलो कर रहे हो, वहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, आप यूएस को ऑडिट कर रहे हो, वहाँ के जो IFRS है उसके हिसाब से सफिशिएंट नहीं है, तो अब क्या करें? रिलेटेड पार्टी। तो रिलेटेड पार्टी ऐसे 550 भी बता के चलता है कि क्या होती है। तो अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी है ABC लिमिटेड, ठीक है, ये है ABC लिमिटेड। अब इस ABC लिमिटेड में 4 शेयर होल्डर्स हैं। एक मिस्टर ए है, एक मिस बी है, और एक DEF लिमिटेड है दूसरी कंपनी, और एक अदर स्मॉल शेयर होल्डर्स है, ठीक है। तो मिस्टर ए जो है वो इस कंपनी के शेयर होल्डर है। तो जब भी कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग होगी, AGM होगी कंपनी की, तो जो डिसीजंस लिए जाएंगे उसमें इनके वोट्स भी काउंट होंगे, इनके वोट्स भी काउंट होंगे, इस कंपनी के वोट्स भी, और इस अदर्स के वोट्स भी काउंट होंगे, ठीक है। इसका मतलब है इन सबके वोट्स उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे, यानी कि जितने भी ये शेयर्स होल्ड करते हैं उस प्रोपोर्शन में इनका इन्फ्लुएंस वेरी कर सकता है, लेकिन इन्फ्लुएंस तो करेंगे इनके वोट्स, ये बात तो तय है। तो ABC लिमिटेड के लिए रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी होंगी वो आइडेंटिफाई करो। तो रिलेटेड पार्टी होगी कोई भी पर्सन जो इसके डिसीजंस को, इस कंपनी के डिसीजंस को कंट्रोल या सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सके, वो पर्सन रिलेटेड पार्टी होगी। जैसे बुआ होती है आपके घर में, वो चाहे कंट्रोल ना कर पाए लेकिन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो इसी तरीके से मान लो कोई मिस्टर मिस बी हैं, वो कम शेयर्स होल्ड करती हैं, लेकिन वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस तो कर सकती हैं, कंट्रोल ना कर सकती हो। लेकिन आपके पिताजी हैं,
आपके पिताजी कंट्रोल होल्ड करते हैं घर का, तो सारे के सारे डिसीजंस वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वो एक्सटर्नल पार्टी है, इन्फ्लुएंस कर सकती है, ठीक है। डीईएफ लिमिटेड, आपके दादाजी, बड़ी कंपनी, वो भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रख सकते हैं। और बाकी छोटी छोटी एंटिटीज, आपके भाई बहन क्या ही कर लेंगे, समझ रहे हो। तो ये एक परिवार है एबीसी लिमिटेड का, जिसमें कोई भी पर्सन, कोई और एंटिटी जो कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, वो हो जाती है इस कंपनी की रिलेटेड पार्टी, ठीक है। या ये कंपनी किसी और कंपनी पे, रिपोर्टिंग कंपनी का किसी और कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, जैसे आपका आपकी गर्लफ्रेंड पे, या आपका आपके बॉयफ्रेंड पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या कंट्रोल है, तो वो आपकी रिलेटेड पार्टी हो गई, तब भी वो आपकी रिलेटेड पार्टी हो गई इन दैट केस ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप उसको सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो। तो एबीसी लिमिटेड की सब्सिडरी है XYZ लिमिटेड, इसके ऊपर ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल रखती है, यहाँ पे कंट्रोल रखती है, तो ये क्या हो गई, इसकी रिलेटेड पार्टी हो गई, ठीक है। तो अगर हम रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में जाएं, तो रिलेटेड पार्टी की जो पहली डेफिनेशन है वो क्या कहती है, एनी पर्सन, एनी अदर एंटिटी, पर्सन मतलब ए या बी, एनी अदर एंटिटी मतलब डीईएफ लिमिटेड, या अनदर एंटिटी हैविंग कंट्रोल बाय रिपोर्टिंग एंटिटी, यानी कि ये जो थी अपनी एग्जांपल में XYZ लिमिटेड, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किस चीज के लिए, कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अगर है तो, ठीक है। और दूसरा क्या है कि मान लो अब एबीसी लिमिटेड है और एलएमएन लिमिटेड है, इसमें कॉमन डायरेक्टर है, डायरेक्टर डी, ठीक है। तो ये आप हो, ये आपका दोस्त है, और आपका एक कॉमन दोस्त है मिस्टर डी, ठीक है। तो आप दोनों भी रिलेटेड पार्टी हो जाओगे, क्योंकि आपका एक कॉमन दोस्त है, तो आप भी तो दोस्त कहलाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि अगर आपका कॉमन कोई की मैनेजरियल पर्सन है किसी भी दो कंपनीज के बीच में, तो वो भी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। दूसरा, कोई भी एंटिटी जिसमें कॉमन शेयर होल्डर है, मिस्टर ए एबीएस लिमिटेड के भी शेयर होल्डर है और एबीसी लिमिटेड के भी शेयर होल्डर है, ठीक है, तो भी यहाँ पे कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाएगा। या फिर कोई, जो दोनों कंपनीज के ओनर्स हैं, उनका उनका कोई रिलेटिव कॉमन है, कॉमन रिलेटिव ऑफ बोथ दी ऑफ द ओनर्स ऑफ द कंपनीज, या ऑफ द ओनर्स ऑफ द एंटिटी, जैसे मिस्टर मिस वी, इस एवीएस लिमिटेड में मिस वी और इस एबीसी लिमिटेड की मिस बी, दोनों बहनें हैं। तो दोनों बहनें जो हैं, ये क्या हो गई, ये इसकी इस कंपनी के ओनर की सिस्टर हो गई, और ये मिस बी जो है इस कंपनी के ओनर की सिस्टर हो गई। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इनकी कॉमन, या क्या बोल सकते हैं कि इनकी वो क्या बोलना चाहिए, क्लोज फैमिली मेंबर्स हो गए ये, ठीक है। तो ओनरशिप थ्रू क्लोज फैमिली मेंबर्स आ गई। तो अगर हम इन इंग्लिश इफ वी टॉक अबाउट कि भाई क्या होता है कॉमन कंट्रोल, या कैसे हम रिलेटेड पार्टी को डिटरमाइन करते हैं, तो कोई भी पर्सन, एंटिटी या अनदर एंटिटी जिसके ऊपर रिपोर्टिंग एंटिटी का कंट्रोल हो, अगर वो कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या कॉमन कंट्रोल है किसी भी एंटिटी पे थ्रू कॉमन KMP, की मैनेजरियल पर्सन, ओनर्स आर क्लोज फैमिली मेंबर्स, और कॉमन कंट्रोल ओनरशिप, तो इन दैट केस ऑल्सो ये क्या हो जाएगा, आपका रिलेटेड पार्टीज बन जाएगी। अब हम कॉमन कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को समझें, तो इसका मतलब क्या होता है, कंट्रोल में और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में डिफरेंस क्या है। कंट्रोल का मतलब है कि आप गवर्न कर रहे हो, आप उसको रेगुलेट कर रहे हो। किस चीज़ को रेगुलेट कर रहे हो, आपके पास किस चीज़ की पावर है, फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी बनाने की पावर है, गवर्न करने की पावर है, यानी कि उसे रेगुलेट करने की पावर है, उसमें पार्टिसिपेट करने की पावर अगर है, तो वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अब ये जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं कि रिलेटेड पार्टी का क्या मतलब होता है, उसी तरीके से आप रिलेटेड पार्टी डिटरमाइन भी कर सकते हो कि अगर रिपोर्टिंग एंटिटी किसी भी एंटिटी में डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इक्विटी शेयर होल्डिंग होल्ड करती है, या फिर कोई और फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसका है, और फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है, कोई बहुत बड़ा लोन दे रखा है, ठीक है, तो वो इसकी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। या किसी और एंटिटी ने इसमें शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, या कोई और फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करती है, तो वो उसकी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी।
कोई भी की मैनेजरियल पर्सनल है, इनका कॉमन की मैनेजरियल पर्सनल है, तो ये रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगी। और कोई भी क्लोज फैमिली मेंबर है इस की मैनेजरियल पर्सनल का, मतलब मान लो कोई कॉमन डायरेक्टर है दोनों कंपनीज के बीच में, या फिर जो केएमपी है वो खुद भी रिलेटेड पार्टी होता है। ठीक है, केएमपी इन इटसेल्फ इज अ रिलेटेड पार्टी ऑफ द कंपनी। कि डायरेक्टर है, मान लो मिस्टर डी जो डायरेक्टर थे वो भी रिलेटेड पार्टी होंगे एबीसी लिमिटेड के। इनका कोई क्लोज फैमिली मेंबर होगा, इनकी वाइफ है तो वो भी रिलेटेड पार्टी होगी। या मिस्टर डी ने पीक्यूआर लिमिटेड में शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, तो पीक्यूआर लिमिटेड और जिस कंपनी के ये डायरेक्टर हैं एबीसी लिमिटेड, दोनों रिलेटेड पार्टी बन जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं स्पेशल पर्पस एंटिटी पे। स्पेशल पर्पस एंटिटी क्या होती है कि जैसे मान लेते हैं कि ये वाइफ है और ये हस्बैंड साहब है। ठीक है, और वाइफ एक कंपनी है XYZ में शेयर्स होल्ड करती है। अब यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि डब्लू जो है, वाइफ जो है, वो इसकी ओनर है। ठीक है, इस कंपनी की ओनर है, यानी कि रिलेटेड पार्टी है। और हस्बैंड साहब का कोई लेना देना नहीं है, कि इनका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है। शी इज मतलब ऐसा नहीं है ये अनएजुकेटेड है, इसने शेयर्स में कैसे होल्ड कर लिया। शी होल्ड्स प्रॉपर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग की ये शेयर्स होल्ड कर सके। हालांकि ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि शी कैन होल्ड शेयर्स। ठीक है, तो हस्बैंड साहब ने, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इंटरनली क्या हुआ था कि ये डिसीजन इनका था और यही कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं। इनको तो पता भी नहीं है, इनके नाम पे बस शेयर है, वाइफ को पता भी नहीं है। तो एक्चुअल ओनर कौन है इन सब्सटेंस, हस्बैंड है। लेकिन अगर आप देखो तो ना वो कोई शेयर होल्ड नहीं करता। ठीक है, कोई भी इक्विटी होल्ड नहीं करते, लेकिन स्टिल इन सब्सटेंस ही इज द ओनर। तो इस ऐसे ओनर को क्या बोलते हैं, या ऐसी रिलेटेड पार्टी को क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस एंटिटी, रिलेटेड पार्टी ऑफ एंटिटी, because in substance it holds control even if the entity owns little or none of the special purpose entity equity। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे क्या है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सबसे पहले तो ऑडिटर क्या करेगा, जाके मैनेजमेंट से पूछेगा कि भाई बताओ तुम्हारी कोई रिलेटेड पार्टी है क्या, कोई चेंज हुआ है क्या उसमें प्रायर पीरियड से, क्या नेचर ऑफ रिलेशनशिप है तुम्हारा रिलेटेड पार्टी के साथ, क्या ट्रांजेक्शन्स करी हैं तुमने ड्यूरिंग द करंट ईयर, किस तरह की ट्रांजेक्शन्स हैं वो, क्या टाइप है और क्या पर्पज है। बेसिक सवाल पूछ लेगा जा करके कि बता दो कोई ट्रांजेक्शन है तो क्या रिलेशनशिप है तुम्हारा उस रिलेटेड पार्टी के साथ, किस तरह की ट्रांजेक्शन हुई है तुम्हारी। ठीक है, दूसरा वो क्या करेगा, कंट्रोल पर्सपेक्टिव से देखेगा कि बताओ कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं क्या, कैसे कंट्रोल जो आइडेंटिफाई करते हो, रिकॉर्ड करते हो, डिस्क्लोज करते हो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। क्योंकि तुम्हारे ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं, तो आइडियली तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारे पास ऐसे कंट्रोल्स होने चाहिए जो इस तरह की ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हो। फिर उन्हें तुम अथराइज और अप्रूव कैसे करते हो। और अगर मान लो कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस है, इस तरह की कोई ट्रांजेक्शंस कर रहे हो रिलेटेड पार्टी के साथ और आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहे हो, तो उन्हें कैसे अथराइज और अप्रूव करवाते हो। क्या अथॉरिटी मैट्रिक्स है तुम्हारा, क्या अप्रूवल क्राइटेरियाज हैं तुम्हारे कि कौन अप्रूव करेगा, दो लोग अप्रूव करेंगे या एक आदमी अप्रूव करेगा। इस तरीके की सवाल वो कर लेगा, जनरल सवाल होते हैं ये ऑडिट में। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो कोई स्मॉलर एंटिटी है तो उसमें तो कंट्रोल्स इतने स्ट्रांग होंगे नहीं, तो वहां पे ऑडिटर क्या करेगा, कंट्रोल्स को टेस्ट कर नहीं सकता, कंट्रोल्स के बारे में जानकारी ले नहीं सकता, तो क्या करेगा, वो इंस्पेक्ट करेगा। फिर जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या इंस्पेक्शन करेगा, किन डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन करेगा, कहाँ से उसे ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, टैक्स रिटर्न से मिल सकती है इन्फॉर्मेशन, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को अगर उसने कोई प्रोवाइड करी है तो शेयर होल्डर्स के रजिस्टर से मिल सकती है, स्टेटमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैनेजमेंट ने फाइल जो करा होगा कि किसी भी मैनेजमेंट के मेंबर का कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स अगर KMPs के साथ कोई हुए हैं, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है तो उन्हें इंस्पेक्ट करेगा। कंपनी ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, किसकी ले रखी है, उन लोगों को आइडेंटिफाई करेगा और उनके कंपनी के साथ क्या रिलेशनशिप है वो आइडेंटिफाई करेगा। इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट में क्या लिखा है वो देखेगा। इसके रिगार्ड्स एक स्टैंडर्ड होता है हमारे पास SA 610, जो हमें बताता है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन का यूज़ कैसे कर सकते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर्स, यानी कि ऑडिटर्स व्हाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये स्टैंडर्ड अब हम नेक्स्ट कवर करने वाले हैं।
तो आई होप ये छोटा सा स्टैंडर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और तो आई डोंट थिंक कि ये सब पूछा जाएगा आपसे। सो आई होप ये स्टैंडर्ड आपको समझ आ गया होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो विल बी द स्ट्रैटेजी वीडियो, डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियो। प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो, इट विल रियली 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 हेल्प यू। एंड thank you so much for watching. Have a nice day. All the best for your future.